माई सेल्फ मफूर अहमद। आज हम क्लास 12 के बच्चों के लिए एटम्स चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए। प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में एटम के लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके रेडियस का फार्मूला डिराइव कराया था। हमने बताया था बोस थ्योरी से जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, आपका न्यूक्लियस है, इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके रेडियस का फार्मूला हमने आपको एक्सप्लेन किया था। स्मॉल r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड पाई m ZE स्क्वायर। जो बच्चे एटम का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर जाकर एटम का लेक्चर नंबर 1 पहले एक बार वॉच कर लें, एक बार उसको स्टडी कर लें। तो हमने रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन स्मॉल r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m ZE स्क्वायर एक्सप्लेन किया था। h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, z जो है वो एटम का एटॉमिक नंबर है, वो e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी कि हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जब निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए हमने जब रेडियस कैलकुलेट किया था देन हमारा r1 आ गया था, r1 इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये मैंने वैल्यू कैलकुलेट कराई थी। यहां पर जो रेडियस है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एटॉमिक नंबर z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाइड्रोजन एटम्स के लिए अगर हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं z की वैल्यू 1 लेकर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 लेकर, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए 0.53 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था। आज हम आपको बताएंगे कि जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको हम कैलकुलेट कराएंगे। तो नोट्स निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए और जो भी टॉपिक एक्सप्लेन किया जा रहा है उसको आप राइट करना चाहे तो राइट कर लीजिए, वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिएगा फिर उसको राइट करिएगा। तो अकॉर्डिंग टू बोस थ्योरी, हमने आपको पहले एक्सप्लेन किया है डियर स्टूडेंट कि एंगुलर मोमेंटम mvr, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि मोमेंटम इनटू रेडियस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एंगुलर मोमेंटम होता है। तो बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो h/2 पाई का मल्टीपल इंटीग्रल होता है, nh/2 पाई। n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो v इज इक्वल टू nh/2 पाई mr होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। अभी हमने आपको रेडियस का फार्मूला बताया है कि रेडियस जो है हमारा r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m ZE स्क्वायर है। अब ये रेडियस की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, देन वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन v इज इक्वल टू nh/2 पाई m, nh/2 पाई m। r की वैल्यू आपको कैलकुलेट कराई गई है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m ZE स्क्वायर। अभी आपका पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आपका m और m कैंसिल हो जाएगा, n से n स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो बचेगा आपका n
h से h स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो बचेगा आपका h। अब ये जेड ई स्क्वायर आपका ऊपर चला जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन v इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर, ये आपका ऊपर चला गया और यहां पर बचेगा आपका 2nh एप्सिलॉन नॉट, 2nh एप्सिलॉन नॉट। यहां वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एटॉमिक नंबर जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो। अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट से एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है बेटा वो डिक्रीज होगी। अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के लिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका जो आ गया वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का फार्मूला, तो v इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2nh एप्सिलॉन नॉट। अब हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम तो जेड की वैल्यू 1, ई हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 ले लेंगे, h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, ये वैल्यू बेटा पुट कर दी। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम v1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 6.63 इंटू 10⁻34 और एप्सिलॉन नॉट आपका हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻12। अब इसको पूरा आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए। यहां पर सब कांस्टेंट है। हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर 1 होगा। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम लेंगे तो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो जाएगा। तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड आ जाएगी v1 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसकी स्पीड 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होगा। न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट ऑर्बिट, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी वो 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होगी। आपके कंपटीशन लेवल में कभी कभी पूछता है कि जो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की स्पीड है उसको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और फ्री स्पेस से कंपेयर करिए, तो v1 और c का रेशियो पूछ लेता है, v1/c। तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड 2.19 इंटू 10⁻6 है, लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/137 हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और फ्री स्पेस का 1/137 पार्ट होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऑफ लाइट, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और फ्री स्पेस का 137th पार्ट होगा, 137th पार्ट होगा।
यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड v1 और स्पीड ऑफ लाइट, एयर और फ्री स्पेस का जो रेशियो आएगा वो 1/137 है। और किसी अलग ऑर्बिट के लिए निकालना है आपको, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए नहीं निकालना है आपको, सेकंड के लिए कैलकुलेट करना है, थर्ड के लिए कैलकुलेट करना है, एनी अदर ऑर्बिट्स के लिए कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन की स्पीड। तो फर्स्ट ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन की स्पीड कैलकुलेट हो गई। तो किसी भी ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन की स्पीड अगर आपको कैलकुलेट करना है देन Vn इज इक्वल टू हमारा V1 अपॉन n हो जाएगा। V1 आपका 2.19 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड n, ये आपका मीटर पर सेकेंड होगा। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर आपको मालूम है तो आप फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की स्पीड को n से डिवाइड करके किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हमने आपको इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी स्पीड हमने आपको एक्सप्लेन कर दी, उसकी वेलोसिटी को एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है आज हम लोग पढ़ेंगे वो है एनर्जी इन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। एनर्जी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी और न्यूक्लियस एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा डियर स्टूडेंट वही हमारी टोटल एनर्जी हो जाएगी। तो आपको हमने बताया है कि इलेक्ट्रॉन जिस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उस न्यूक्लियस का चार्ज Ze है प्लस Ze, और इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है v वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ पर, आपको बताया गया है कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है तो नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से प्रोवाइड होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो सेंट्रीपेटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0। न्यूक्लियस का चार्ज Ze हो गया, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन E अपॉन r स्क्वायर, देन r स्क्वायर कैंसिल, then mv square is equal to Ze square upon 4πε0। ये mv square कैलकुलेट हो गया। देन काइनेटिक एनर्जी पता है आपको, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल k is equal to हाफ mv square होता है। देन आपका काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो हाफ Ze, mv स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू यहां पुट कर देंगे, ये डायरेक्ट वैल्यू mv स्क्वायर की यहां पुट कर देते हैं तो आपको आ जाएगा Ze स्क्वायर डिवाइडेड 4πε0। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन Ze स्क्वायर डिवाइडेड 8πε0 होगा। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। काइनेटिक एनर्जी आपका पॉजिटिव में होगा, Ze स्क्वायर अपॉन 8πε0। पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डियर स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी आपको हो जाएगा U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो Q1 यानी न्यूक्लियस का चार्ज Ze प्लस में इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस E डिवाइडेड R। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमारा स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पर साइन भी लेंगे, विद साइन लेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइन में है तो माइनस में होगा। देन आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो U इज इक्वल टू माइनस Ze स्क्वायर डिवाइडेड 4πε0 इंटू R। ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे देन E इज इक्वल टू K प्लस U। तो आपकी जो टोटल एनर्जी होगी वो E इज इक्वल टू माइनस Ze, K की वैल्यू आपकी हो गई Ze स्क्वायर अपॉन 8πε0 इंटू R। बेटा R भी हुआ ना, रेडियस के टर्म में है
आर भी है यहाँ पर, mv² जेड आर। तो आपकी ये जो काइनेटिक एनर्जी Ze² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये हो जाएगा माइनस Ze² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये आपका कट गया, ये Ze² माइनस 2 Ze²। तो एनर्जी इन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारा वो E इज इक्वल टू माइनस Ze² डिवाइडेड 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो E इज इक्वल टू माइनस Ze² डिवाइडेड 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होगा। इसको कांस्टेंट के टर्म में करना है तो आर का जो फार्मूला है वो पुट कर देंगे। रेडियस के लिए फार्मूला हमने, बोर रेडियस के लिए फार्मूला हमने पहले ही डिराइव करा रखा है एटम्स के लेक्चर नंबर 1 में। अगर आप राइट डाउन करना चाहते हैं, अगर लिखना चाह रहे हैं कॉपी पर, तो वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके चैट करें। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक बटन प्रेस करना ना भूलें, और बेल आइकॉन अगर आपने नहीं प्रेस किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, जिससे जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हमने एनर्जी का जो फार्मूला डिराइव किया डियर स्टूडेंट, E इज इक्वल टू माइनस Ze² डिवाइडेड 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब जो आर का फार्मूला है वो यहां पर पुट कर देंगे, तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो कांस्टेंट टर्म में आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट टर्म में आ जाएगी। आर जो है हमारा इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लीजिए। आर हमने आपको n² h² एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड पाई m Ze² पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2, ये हमने आपको बताया फार्मूला लेक्चर नंबर 1 में। देन एनर्जी हमारी हो जाएगी E इज इक्वल टू माइनस Ze² डिवाइडेड 8 पाई एप्सिलॉन नॉट n² h² एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड पाई m Ze²। ये पाई और पाई आपका कैंसिल हो गया, ये m Ze² ऊपर चला जाएगा। देन एनर्जी आपकी हो जाएगी नेगेटिव में माइनस m Z² e⁴ डिवाइडेड 8 n² h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। यहां ये पता चल रहा है कि m e h एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, यानी कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्वांटम नंबर Z के, एटॉमिक नंबर Z के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि इस हिसाब से देखें एनर्जी हमारा माइनस में है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है तो एनर्जी जो है आपकी माइनस में डिक्रीज होगी, नहीं एनर्जी आपकी इंक्रीज होगी। एनर्जी आपकी क्या होगी बेटा, माइनस में डिक्रीज हो रही है, वैल्यू माइनस पे डिक्रीज होगी, क्योंकि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ एन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट माइनस में है। तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे तो एनर्जी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, माइनस में डिक्रीज होगी, तो माइनस की जो छोटी वैल्यू होगी वो माइनस की बड़ी वैल्यू से बड़ी हो जाएगी। यानी कि अगर आप स्टेशनरी स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं तो एनर्जी आपकी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अगर आप ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल स्टेट में जा रहे हैं तो एनर्जी आपकी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। एनर्जी डियर स्टूडेंट क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अब इसकी वैल्यू, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, हमने आपको बोस थ्योरी में बताया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है बोस के कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया गया है बोस थ्योरी में
कि इलेक्ट्रॉन एटम जब बाहर से एनर्जी पाता है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, और हायर एनर्जी लेवल में 10⁻⁸ सेकेंड रुककर स्टेशनरी स्टेट यानी लोअर एनर्जी लेवल में लौट आता है, और लौटते समय एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में डिस्क्रीट कर देता है। तो आगे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि वो जो रेडिएशन डिस्क्रीट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होगा, उसके वेवलेंथ का फार्मूला क्या होगा, या जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो आपको सीरीज देखी गई, बामर सीरीज, लाइमन सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज, वो सारे टॉपिक एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो जो भी वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उसको एंड तक देखना ना भूलें। जब तक आप एंड तक नहीं देखेंगे उसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आएगा। और सीबीएसई ने डेट दे दी है कि 26 अप्रैल से आपका एग्जाम होना है। तो इधर जो भी टॉपिक एक्सप्लेन किए जा रहे हैं उसको एक बार प्रिपेयर कर लें, और फिर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 एटम का हम फिर अपलोड करेंगे। थैंक यू।